हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज़ जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो उसके लिए अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो सबसे पहली जो बात है हमें ये जानना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल को हम डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात करें तो डिग्री होती क्या है। अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो डिग्री के अंदर हम बात करेंगे तो डिग्री की जो क्लासिफिकेशन होती है, अगर वो 0 डिग्री है यानी डिग्री 0 है, दैट मीन्स उसको हम कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री आपकी 1 है, अगर डिग्री आपकी 1 है तो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल की बात करें तो आपका जो जीरो पॉलिनोमियल है, तो जीरो पॉलिनोमियल के जो एग्जांपल हैं वो आपके सारे के सारे जो कांस्टेंट हैं 2, 3, 7, कोई भी कांस्टेंट जो नंबर आपका होता है वो क्या होता है, हमारा जीरो पॉलिनोमियल होता है। दैट मीन्स कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री आपकी 1 होती है। इसकी अगर हम बात करें जनरल फॉर्म की तो जनरल फॉर्म इसकी ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 का फॉर्म होता है। यहाँ पे एक कंडीशन ये होती है कि आपकी जो a है वो 0 नहीं हो सकता। इसको भी आपको बहुत ढंग से समझना है कि a 0 क्यों नहीं हो सकता। अगर आपका a 0 हो गया तो अगर a 0 हो गया दैट मीन्स कि आपका ये पूरा का पूरा ये वाला जो टर्म है ये 0 हो जाएगा, सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू रह जाएगी, तो वो सीधा का सीधा कन्वर्ट हो जाएगा आपका जीरो पॉलिनोमियल में। तो इसका जो ओवरऑल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी आप पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल आपके 0 डिग्री भी होता है, 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, 4 डिग्री भी है। तो जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो डिपेंड करता है 2 डिग्री पे। अगर कोई पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है तो हम उसे कहते हैं कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी कंडीशन क्या क्या बनेगी, आप ये देखिए। अगर कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, वो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है कि ये जो आपके पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अगर हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात करें तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये कहता है कि a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर a 0 हो गया, a 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये जो अपने पास हो जाएगा ये आपका क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा अगर a आपका 0 हो गया तो। अगर हम फिर बात करें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम जीरो के, देखिए, इफ वी इक्वेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू 0 इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जब भी हम इक्वेशन की बात करते हैं तो हमें उसको किसी न किसी के इक्वल प्रूव करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर 0 के इक्वल इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। यहाँ पे कंडीशन यही है कि जो आपका a है वो 0 नहीं होना चाहिए। वो मैं आपको अभी और ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि a 0 होने से क्या होता है कि अगर a 0 हो गया तो आपका ये पूरा पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये जो बी एक्स प्लस सी है सिर्फ ये रह जाएगा और ये आपका एक लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई कैसे करें। अगर हम सिंपल सी बात करें आपके सामने, आइडेंटिफाई कैसे करें कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हमारे पास तो कंडीशन तो यही है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम इसकी बात करें तो ये ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है जहां पर ए जो है आपका वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ए बी सी आपके सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए आप, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 30, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो पूरा का पूरा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्मेट दे रहा है। ठीक है, बस कंडीशन यही है कि a 0 नहीं हो सकता, बाकी b और c 0 हो सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए बेटा। देखिए, मेनली अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहली बात करें जहां पर आपका पूरा का पूरा स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको मिल रहा है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6।
इस केस में देखेंगे तो इस केस में अपने पास तीनों के तीनों टर्म्स हमारे पास हैं। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। यहाँ पे अगर हम ए की बात करें तो आपके पास 1 है, बी की बात करें तो 5 है और सी की बात करें तो 6 है। दैट मीन्स तीनों के तीनों जो आपके रियल नंबर्स हैं, जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं। अगर हम सेकंड केस की बात करें तो जहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म मिसिंग होगा वो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। क्यों है? क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि इसकी जो डिग्री है वो मेंटेन है कि नहीं है। अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री तो यहाँ पर भी 2 मेंटेन्ड है, तो अगर डिग्री मेंटेन्ड है तो हमें कांस्टेंट टर्म से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हाईएस्ट जो आपकी पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। दैट मीन्स जो डिग्री होनी चाहिए वो 2 है, वो आपके लिए एलिजिबल हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर हम इसकी बात करें, एग्जांपल देख लेते हैं, 3x² - 6x = 0। ये भी एक फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर हम बात करें जहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास थर्ड केस है, इस केस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म तो है बट हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है। दैट मीन्स कि b की वैल्यू मिसिंग है। एग्जांपल देख लीजिए एक बार, x² - 9 = 0। ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनको सॉल्व करना हम लोग अभी आगे सीखेंगे, लेकिन मेनली हमारे पास ये 3 टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रेजेंट है। अब हम चेक कैसे करेंगे कि कोई भी चीज़ आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, सिंपली अगर हम देखें इस चीज़ को तो ये हमारे पास x - 2 का होल स्क्वायर है प्लस 1 = 2x - 3 है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर अपने पास x² आ जाएगा प्लस 4 - 4x + 1 = 2x - 3। अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो x² + 4 - 4x + 1 - 2x + 3 = 0। अगर इसको पूरा सिंप्लीफाई किया जाए तो x² ही हो गया, और अगर हम इनकी बात करें तो ये माइनस का 6x हो गया, और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके पास कितना हो गया, 5 और 3 8 = 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 2 मेंटेन्ड है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बेटा आपको ये चीज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाले में हमारे पास क्या है, x + 2 का होल स्क्वायर = x³ - 4। अब देखिए इसमें इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए x + 2 का होल स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है x² आएगा, देन अपने पास 4 आएगा, देन 4x आएगा, और जो इस तरफ है वो हमारे पास x³ है -4 है। तो किसी भी केस में ये x³ है, ये हमारा कैंसिल नहीं होगा, और कैंसिल नहीं होगा तो ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं या क्यूबिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो हमारे पास क्या है, 3 है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए अगर हम बात करें कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अगर हम देखिए आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है आपको। आपके अंदर जब भी हम सॉल्यूशन की बात करें, जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपके पास 3 मेथड होते हैं। पहले मेथड की बात करें तो फैक्टराइजेशन होता है, दूसरे मेथड की बात करें तो आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है, और तीसरा जो मेथड होता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। सिंपल सी चीज़ है कि जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और जो आपका फैक्टराइजेशन है, ये तो आपका सिलेबस का पार्ट है, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम उन चीज़ों को नहीं करेंगे। देखिए अगर हम बात करें फैक्टराइजेशन की हेल्प से, तो सिंपली थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने पहले भी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी हम जब मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो कैसे वहाँ से हम लोग सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा, अगर हम पहले 2x² - 5x + 3 = 0, देखिए सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप फैक्टराइजेशन का यूज़ करते हैं तो ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है, ये आपका एक हाईएस्ट पार्ट से लोएस्ट पार्ट की तरफ दिखना चाहिए। दैट मीन्स अगर वो कभी भी इन टर्म्स को 5x को पहले देगा या 2x को बाद में देगा, तो सबसे पहले आपका काम है इसको रीअरेंज करना। और रीअरेंज कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax² + bx + c। अगर थोड़ा और ध्यान दें हम लोग यहाँ पे, तो आपका 2x² - 5x + 3 की बात करें तो जो फैक्टराइजेशन का जो पहला रूल होता है वो ये होता है कि हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं विद साइन। अगर हम साइन की बात करें तो 3 × 2 हमारे पास जाएगा 6x²,
और अगर साइन की बात करें तो आपके पास प्लस 6x² आएगा। तो अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि जब भी फर्स्ट और लास्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है प्लस का 6x²। अब हमको ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ से दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 6 आएगा, और अब ये भी ध्यान रखना है कि ऐड करके आएगा या सब्ट्रैक्ट करके आएगा। तो अगर यहाँ पे सिंबल अगर प्लस का आ गया है और प्लस का सिंबल आने का सिंपल सा एक सेंस बनता है कि या तो ये दोनों जो भी आपके नंबर हैं या तो ये दोनों माइनस के होंगे या तो ये दोनों प्लस के होंगे। अगर दोनों माइनस के हैं या दोनों प्लस के हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे ये फर्क पड़ता है कि जो उनका नेट होगा वो हमेशा प्लस होके आएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर ये क्लियर हो गई है तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि यहाँ पर या तो दोनों प्लस आएंगे या तो दोनों माइनस आएंगे। अगर इन केस मैं बात करता हूँ 6 पहले कैसे, देखिए दोनों में x तो होगा ही होगा, ठीक है, x की हम बात अलग कर लेंगे, x इंटू एक्स आपका x² क्लियर हो जाएगा। अब हम ये भी बात कर सकते हैं कि 5 6 1 जा 6 होता है, ये भी हम कर सकते हैं। या हम कर सकते हैं 3x और 2x का फॉर्मेट, ये भी ले सकते हैं। 3 2 जा भी 6 होता है, 6 1 जा भी 6 होता है। अगर हम बात करें इन्हीं में सिंबल के हिसाब से बात करें तो मैं दोनों को प्लस भी ले सकता हूँ, मैं दोनों को प्लस भी ले सकता हूँ इस केस में भी, मैं इस केस में दोनों को माइनस भी ले सकता हूँ, और मैं इस केस में दोनों को माइनस भी ले सकता हूँ। तो इतने हमने पॉसिबल चीज़ें निकाली कि 6 में कैसे बना सकता हूँ। 6 1 जा भी हो सकता है, 3 2 जा भी हो सकता है, -3 -2 भी हो सकता है, और -6 -1 भी हो सकता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इसका जो नेट आएगा वो अपने पास कितना आएगा, 7x आ रहा है। इसका नेट देखिए 5x आ रहा है, इसका नेट देखिए आप -5x आ रहा है, और इसका नेट देखिए आप -7x आ रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें माइनस का 5x चाहिए। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमें माइनस का 5x चाहिए, और माइनस का 5x हमें कौन सा पेयर देगा, ये वाला पेयर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये 2x² को एज इट इज हमने लिखा, इस 5x को हम स्प्लिट करते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करने पे क्या होगा कि हम इस चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं -3x -2x, और जो आपका कांस्टेंट है वो एज इट इज आपका आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए जब आपके पास ये 4 टर्म्स बन गए हैं तो हम इसमें 2 की पेयरिंग कर लेंगे। तो अगर हम पेयर करें तो जो फर्स्ट 2 हैं और लास्ट 2 हैं, तो फर्स्ट 2 में अगर हमने कॉमन देखा तो हमारे पास सिर्फ x कॉमन है, तो क्या बचा 2x -3। अगर हम यहाँ की बात करें तो -1 कॉमन है कि कुछ कॉमन है ही नहीं, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन लेते हैं। अगर हमने 1 कॉमन लिया तो क्या बच गया 2x -3 = 0। अगर हम इसकी बात करें तो ये अपने पास आ गया 2x -3, आपके पास ये आ गया। इन दोनों में जो कॉमन है वो 2x -3 है, यहाँ आपका x रिमेनिंग हो जाएगा, और यहाँ आपके पास -1। तो जो ये आपके 2 बाइनोमियल आ गए हैं ये आपके कहलाते हैं फैक्टर्स। अगर हमें 2x -3 = 0 कब देगा, तो यहाँ पर जब x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अगर आप इसको भी अगर सॉल्व करना चाहें तो अगर इसको इक्वेट करेंगे 0 के तो 2x = 3 हो जाएगा, x = 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो x -1 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो x = 3/2 एंड x = 1, ये हमारे पास क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 के। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है x² + 7x + 10 की = 0। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान हमें ये देना है कि फिर से अगर हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 × x² करेंगे तो 10x² आएगा किसका, प्लस का। फिर से हमें ध्यान रखना है कि हम 10 कैसे बना सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे मल्टीपल नंबर हैं, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है कि आप कहोगे कि 10 1 जा भी मैं बना सकता हूँ, तो x और x तो हमेशा रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों प्लस के हो सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे मिडिल टर्म प्लस का है तो हमें प्लस का ही ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड केस हमारे पास बन सकता है कि 5x और 2x का, यानी 5 2 जा भी 10 होता है, और मुझे ये भी क्लियर हो गया कि इन दोनों को आप ऐड करके 7 आ सकता है। तो मैं डायरेक्टली ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, यहाँ पे और फैक्टर्स नहीं निकालते हुए, सीधा हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 5x और 2x आया इसको यहाँ जो मिडल टर्म है उसके बदले लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एज इट इज x² रहेगा। इसकी बात करें तो ये हमारे पास 5x हो गया,
ये 2x हो गया और ये आपके पास 10 हो गया इक्वल टू 0। अब फिर से ये 4 टर्म्स में बढ़ गया है, तो 4 टर्म्स के हिसाब से हम दो के पेयरिंग कर लीजिए। यहाँ पर x आप कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 5 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास अगेन आ जाएगा x प्लस 5। अब इन दोनों टर्म्स में x प्लस 5 कॉमन है तो x प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों हमारे फैक्टर्स निकल गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो अगर हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -5, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो -5 और -2 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 7x प्लस 10। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास जो थे, यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म था यानी +3 और +10 दोनों पॉजिटिव थे, और जो मिडल टर्म था उनके साइन चेंज हो रहे थे, एक बार प्लस था और एक बार माइनस था। लेकिन अब क्या होगा, अगर हम नेक्स्ट देखें तो देखिए नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा, हमारे पास फिर से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि -2 और -6, ये देखिए दोनों जो आपके कांस्टेंट टर्म है वो दोनों नेगेटिव हैं। अगर वो दोनों नेगेटिव हैं तो इसकी बात करते हैं मिडिल टर्म की, एक बार मिडिल टर्म पॉजिटिव है, एक बार मिडिल टर्म नेगेटिव है। तो ये 4 केस टोटल बनते हैं अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो लास्ट 2 केसेस में पहले करवा चुका हूँ, इसको भी देखते हैं। अगर पहले केस की बात करें तो पहले केस में हमारे पास क्या है, 6x² है -x - 2 है इज इक्वल टू 0 है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो स्टेप वो ही रहेंगे। पहला स्टेप होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके करेंगे किसके साथ, साइन के साथ। तो ये आपका कितना आ जाएगा, -12x² आ जाएगा। और माइनस का 12x² आ गया तो आप ये देखेंगे, देखिए जब भी कि कभी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर माइनस साइन आ रहा है, दैट मीन्स कि उसमें एक जो नंबर है वो प्लस का है और एक जो नंबर है वो माइनस का है। ये तो क्लियर हो गया होगा कि तभी तो आपका प्लस माइनस माइनस आएगा। अच्छा, x तो दोनों में होगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मैं ऐसे कौन से नंबर लूँ जिनको मल्टीप्लाई करके तो 12 आएगा, को भी कौन सा, माइनस का। तो वो तो उसके लिए तो मैंने सिंबल यूज कर लिए हैं, लेकिन माइनस करके, क्योंकि यहाँ पर माइनस का सिंबल आ गया है, क्योंकि और देखिए जब भी आप दो अपोजिट साइन वाले लेते हैं तो दोनों का जो रिजल्ट आता है वो माइनस ही आता है, यानी नेगेटिव ही आता है, डिफरेंस आता है, या आप ऐसे कह सकते हैं डिफरेंस आता है। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आपके पास -12 आएगा और माइनस करके 1 आएगा। तो आपने लिया, आपको देखिए 6 2 दिखा, बट 6 और 2 के केस में क्या हुआ, 6 और जो 2 है उनका जो डिफरेंस है वो 4 आएगा। तो ये वाला तो हमारे पास बनेगा नहीं। फिर हमने 4x दिखा और माइनस का 3x दिखा। तो इस केस में हमारे पास अगर देखा जाए तो 4 या 12 भी बन रहा है और डिफरेंस करके 1 भी आ रहा है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे पास तो माइनस का x आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इनके साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का 4x हो जाएगा, ये प्लस का 3x हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसी चीज़ को उठा के इस मिडिल टर्म के बदले रखना है। देखिए 6x² -4x प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। अब अगर हम इस केस की बात करें तो हमें पहले के दो टर्म देख लीजिए और लास्ट के दो टर्म देख लीजिए, पेयरिंग कर लीजिए। यहाँ पर जो कॉमन है वो है हमारे पास 2x कॉमन है, तो यहाँ पे जो चीज़ बची वो बची आपके पास 3x, यहाँ बची -2 बची। यहाँ की बात करें तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो हमने 1 कॉमन लिया तो हमारे पास ये 3x - 2 अगेन यहाँ पर आ गया इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हम बात करें तो 3x - 2 कॉमन है और यहाँ बचा 2x + 1 इक्वल टू 0। सिंपल सी चीज़ है कि जब भी हमारे पास आ जाते हैं तो ये दोनों फैक्टर्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और फैक्टर को अगर हम इक्वेट कर दें 3x - 2 इक्वल टू 0 कर दें तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3, और x की वैल्यू अगर 2/3 आ गई तो ये पहला सॉल्यूशन हो जाएगा आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेक्स्ट बात करें 2x + 1 इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2, तो -1/2 एंड 2/3। सिंपली देखिए जो x की वैल्यू 2/3 है, x की वैल्यू -1/2 आप कह रहे हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशंस हैं। कभी कभी कोई इनको रूट्स भी कहता है, ठीक है। देखिए रूट्स हो गया, जीरोस हो गया, सॉल्यूशन हो गया, इनमें डिफरेंस थोड़ा सा है। जो जीरोस होते हैं वो आपके जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात होगी
तब हम उसका यूज़ करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के अंदर हम उसको सिंपली यूज़ करते हैं, निकलता तो वही सेम वैल्यू है। आप जीरोस की बात करें, रूट्स की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, निकलेगी तो वैल्यू सेम ही, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि हम यूज़ कैसे कैसे करते हैं। जब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा तो हम कहेंगे कि वो तो जीरोस निकलता है, जब हम उसको इक्वल टू जीरो करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो हम कहते हैं उसके तो रूट्स निकलते हैं। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, 2/3 एंड -1/2, ये आपके रूट्स हो गए। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं कि x की वैल्यू जब 2/3 रहेगी और x की वैल्यू -1/2 रहेगी तो ये इसके सॉल्यूशंस भी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने पास। तो नेक्स्ट वाली केस हमारे पास 2x² + x - 6 = 0। देखिए केस हमारे से इतने से चेंज हो रहे हैं कि देखिए ये अब जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है वो पहले ही मैं नेगेटिव का ले चुका हूँ, फिर नेगेटिव का ले रहा हूँ, लेकिन फ़र्क क्या है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म अब मेरे पास पॉजिटिव है तो उसी हिसाब से इसको देखेंगे। तो अगेन हम क्या करेंगे, -6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपका माइनस का 12x² आएगा। अगर हम इसको ब्रेक करें, फिर से ब्रेक करेंगे तो फिर से आप वही 6 2 जा ब्रेक करेंगे, बट हमें डिफरेंस 1 लाना है। 1 लाने के लिए 4 3 जा से बेटर कोई नहीं है, तो आपने एक तरफ 4 ले लिया और एक तरफ 3 ले लिया, दोनों में x और x लगा दिया। अब देखते हैं सिंबल की बात करते हैं। तो सिंबल मुझे यहाँ पे प्लस का चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया है तो आप कुछ नहीं करेंगे, 2x² + 4x + -3x - 6 = 0। यहाँ पर भी फिर से आपके 4 टर्म्स बन गए हैं, तो आप पेयरिंग करिए। तो अपने पास 2x यहाँ पे कॉमन आ गया तो हमारे पास ये x + 2 हो जाएगा और ये -3 कॉमन आ जाएगा तो ये भी हमारे पास x + 2 आ जाएगा = 0। यहाँ से पहला जो आपके पास है वो x + 2 है और जो दूसरा है वो आपके पास 2x - 3 है = 0। यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -2, और यहाँ से x की वैल्यू आपकी 3/2 आ जाएगी। अब ये इतना सबको क्लियर हो गया है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, क्लियर है, अच्छी बात है। तो -2 और 3/2 आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + x - 6। नेक्स्ट फिर ये जो आपके पास चार टाइप थे, ये चार टाइप आपके पास कौन कौन से थे, जहाँ पर आपके पास पहले दो केस में क्या था कि कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव था और मिडिल टर्म आपका अल्टरनेटली पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा था। जो आगे के दो केस थे जो अब मैंने लास्ट में डिस्कस किए हैं, उसमें क्या है कि जो लास्ट वाले जो यानी आपके कांस्टेंट टर्म है वो दोनों नेगेटिव हैं और जो मिडिल टर्म है एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव दे रहा है। नेक्स्ट फिर अब देखिए ये तो आपके हो गए हैं बेसिक से चार आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट। अब हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो रूट के अंदर आते हैं, तो रूट वालों को समझने के लिए या स्क्वायर रूट वालों को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। अगर हम इसकी बात करें x² + 3√5x - 50 की, तो कंडीशन तो सारी वही हैं, कंडीशन नहीं चेंज होंगी। तो अगर हम पहला स्टेप तो वही है, मैंने 50 और x को मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 50x² आ गया। वापस समझ लीजिए भाई एक बार और, जिसको समझ में नहीं आया एक बार और अच्छे देख लीजिए कि -50x² आएगा कैसे, -50x² आएगा कैसे। तो ये जो कंडीशन आपको दिख रही है तो आपको ये तो क्लियर हो गया है, ये तो क्लियर हो गया है कि दोनों में x तो होगा ही होगा, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। ये कंडीशन भी क्लियर हो गई है। और अगर ये कंडीशन क्लियर हो गई है तो प्लस करो या माइनस करो, प्लस करो या माइनस करो, जो भी अपने पास नेट आएगा आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर यहाँ माइनस साइन हो गया है तो हमारे पास माइनस करके ही 3√5x आएगा। लेकिन वो आएगा कैसे उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वहाँ पर आप देखिए कि जो आपके पास 3√5x है ये आएगा कैसे। ठीक है, सिंपल चीज़ है। तो कभी भी स्क्वायर रूट वाले जितने भी टर्म्स होते हैं उनको आप चाहे प्लस करिए चाहे माइनस करिए, उनमें वो स्क्वायर रूट सिंबल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो लाइक टर्म बनाएंगे। अगर किसी को दो ऐसे नंबर हैं जिनको डिफरेंस करके 3√5 आ रहा है, दैट मीन्स कि दोनों में √5 होगा, तभी तो ये चीज़ पॉसिबल है। अगर दोनों में √5 होगा तभी तो ये लाइक टर्म्स कहलाएंगे और तभी तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यानी जो इनका स्क्वायर रूट फॉर्म है वो तो सेम रहेगा और जो इनके कांस्टेंट है आगे के वो डिफर हो सकते हैं, वही हमें ध्यान रखना है। लेकिन जब भी हम माइनस करेंगे तो ये हमारा बेस फॉर्मेट सेम रहना चाहिए, कि जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 3√5x। तो √5 होने के लिए दोनों में √5 होना जरूरी है और स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आता है और 5 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो हमारे पास अभी भी 10 बचता है। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 आया और 5 10 50 होता है। तो अब मुझे 10 और क्रिएट करना है। कैसे करना है, दो नंबर से, और ऐसे क्रिएट करना है कि दोनों का डिफरेंस भी हमारे पास 3 होना चाहिए। तो देखें जरा, अगर मैं इसको 5 ले लूँ और इसको 3 ले लूँ
तो इससे क्या होगा, 5 और 3 हमारे पास 2 होता है, बट हमें चाहिए 3, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 कर लेंगे। तो 5 और 2 इसको ले लिया हमने, तो 5 और 2 जा 10 हो गया, √5 इंटू √5 क्या हो गया 5, 10 5 जा 50 हो गया। और 5 में से अगर हमने 2 माइनस कर दिया, 5 में से अगर हमने 2 माइनस कर दिया तो हमारे पास 3 भी आ जा रहा है, ठीक है। और 3 आ गया तो दैट मीन्स हमारे पास जो हमारे पे डिजायर्ड हमें चीज़ चाहिए थी वो मिल गई। और यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये x² हो गया प्लस 5√5x हो गया माइनस 2√5x हो गया माइनस 50 इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो हमने मिडल टर्म को स्प्लिट किया है वो ऐसे कर दिया है, और ऐसे कर दिया है तो x² अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से और लिख लीजिए, 5√5x माइनस 2√5x माइनस 50 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप x कॉमन लेंगे तो आपके पास x प्लस 5√5 यहाँ आएगा। यहाँ पर अगर हम कॉमन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ हमें 2√5 कॉमन दिख रहा है, और 2√5 कॉमन दिख रहा है तो ये अपने पास x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5√5। थोड़ा सा और देखिए, x प्लस 5√5 ये बचेगा और x माइनस 2√5 ये बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई है माइनस 5√5 और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 2√5। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 3√5x माइनस 50 की। अब फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कुछ क्वेश्चन जो आपके फैक्टराइजेशन मेथड से भी हो सकते हैं और मेथड से भी हो सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये कुछ आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी ऐसे 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर बताइए जिनका आप अगर स्क्वायर का सम करते हैं, यानी वो जो भी आपके नंबर हैं उनका आप स्क्वायर करिए और उनका सम करिए तो आपका 365 आना चाहिए। तो देखते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो आप जो फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर जो आप मानेंगे या इंटीजर जो आप मानेंगे, अगर आप उसको x मानते हैं तो जो सेकेंड आपके पास कॉन्सेक्यूटिव नंबर होगा वो आपका x प्लस 1 होगा, यानी 1 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर ना होके अगर ऑड या इवन होता, इन केस ऑड या इवन होता तो हम क्या करते, कुछ नहीं, अगर ये पहला x है तो हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाता है, x प्लस 2 हो जाता। बट यहाँ पर हमारे पास सिंपली कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये हमारे पास x, अब उसने कहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x² हो गया और इसका स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का जो सम उसने बताया वो बताया 365। चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा पॉसिबल हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास 2x² आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा, और उसको अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो माइनस का 364 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप इसमें से 2 कॉमन भी ले लेते हैं तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। देखिए अब इसके बाद आने के बाद आपके पास x² प्लस x माइनस 182 अगर आ चुका है तो थोड़ा सा और देखिए, x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0 आ गया। ये आपके पास डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, यानी हमने जो भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम थी वहाँ से हमने इस चीज़ को डिराइव कर लिया है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो अभी मैंने इससे पहले आपको मेथड बताया है फैक्टराइजेशन का, आप उसको लगाएंगे। तो अगर हम देखेंगे तो ऐसा कौन से, देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन 182x² आपका आ गया माइनस का। अब हमें 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 182 आएगा और माइनस करके 1 आएगा। तो
तो अगर ऐसा देखेंगे, अब 182 आपको एग्जैक्टली क्लियर तो है नहीं, तो करते कैसे हैं इसको भाई, आप इसमें से ट्राई हमेशा करिएगा कि कोई ना कोई आप यहाँ से प्राइम नंबर निकाल लें। अब आपको प्राइम नंबर का इतना लोड नहीं है, तो अगर आपको देखो पहले 7 से जा रहा है क्या, 7 है, 7 इंटू 7 टू आपका 14 हो गया, और 6 आपका 42 हो गया। तो मैं इसको 7 इंटू 26 कर तो सकता था, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 नहीं है, तो मैंने और ब्रेक किया। देखिए इसको मुझे ब्रेक करके छोटा बनाना है और इसको देना है, तो मैं इसको 2 इंटू 13 लिख सकता हूँ। तो ये 7 टू 14 हमारे पास बन गया और ये 13 बन गया। दैट मीन्स हमारे पास दो नंबर तो मिल गए कि 14 और इंटू 13 को मल्टीप्लाई करके 182 बनता है। बस हमें अब ये ध्यान रखना है कि किसको पॉजिटिव जाएगा और किसको नेगेटिव जाएगा। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो प्लस x है, दैट मीन्स कि 14 के पास प्लस जाएगा और 13 के पास माइनस जाएगा। तो इसी को हमें उठा के यहाँ लिख देना है, और लिखने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अगर यहाँ से देखिए 2 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर जो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0 कर लीजिए। यहाँ से आपके पास x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 इक्वल टू 0। x प्लस 14 एंड x माइनस 13 आपके आंसर आ चुके हैं। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 14 होगी, जिसको हमें निगलेक्ट करना है। क्यों करना है, कि उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारे पास ये वैल्यू तो निगलेक्ट होगी। नेक्स्ट आपके पास x की वैल्यू 13 आ जाएगी, तो दैट मीन्स जो आपकी x की वैल्यू है वो 13 रहेगी, और अगर आपके पास ये 13 है तो आपके पास ये 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो ये है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, if the difference of their perimeters is 24 meter, find the side of the two squares। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो आपके पास वो कह रहा है कि दो स्क्वायर हैं, एक की साइड आप x मान लीजिए और दूसरे की साइड आप y मान लीजिए। उसके बाद उसका ये कहना है कि अगर मैं बात करूं दोनों स्क्वायर्स के एरियाज का जो सम है वो 468 है, दैट मीन्स सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स अगर मैं इस वाले का एरिया निकालूं तो आपका एक्स स्क्वायर आएगा, और इस वाले का एरिया निकालूं तो आपके पास वाई स्क्वायर आएगा। दैट मीन्स पहली जो कंडीशन हमारे पास बनी वो ये बनी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन ये कह रहा है कि उनका जो पेरीमीटर का डिफरेंस है वो 24 मीटर है। दैट मीन्स अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूं तो 4x हो जाएगा, और इसका पेरीमीटर निकालूं तो 4y हो जाएगा। और पेरीमीटर का डिफरेंस का मतलब ये हो गया है कि 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 आपके सामने दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको देखेंगे और आगे डिटेल में, तो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है। देखिए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, और यहाँ से अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि एक इक्वेशन से दूसरे में पुट करनी वैल्यूज। अगर हम यहाँ से देखें तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 6 प्लस वाई हो जाएगी, और इसको हमें पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अगेन ध्यान दीजिए इस पर कि यहाँ पर थोड़ा देखा जाए तो ये अपने पास हो जाएगा 2y स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 12y, और 468 में से अगर आप 36 माइनस करेंगे तो आपके पास, इसको भी यहीं ले आइए, देखिए 468 को भी अगर आप इधर ही एडजस्ट कर देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 432 आपके पास यहाँ बच जाएगा इक्वल टू 0। अगर आप 468 को इधर लेके आते हैं तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, और 36 वहाँ से आप माइनस करते हैं तो आपके पास 432 बचेगा। फिर से यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास बन जाता है वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास
इक्वेशन बनी वो ये बनी कि वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। देखिए कंडीशन वही है, फिर से आपको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा साइड कर दें तो माइनस का 216 वाई स्क्वायर। देखिए 216 आपको पता है कि ये किसका होता है भाई, अगर हम बात करें तो 36 इंटू 6, 36 इंटू 6 आपका 216 होता है। देखिए जिसको ब्रेक करना नहीं आता उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अब 36 और 6 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि देखिए पहले समझ लीजिए कि करना क्या क्वेश्चन में, तो 216 जो आपको दिख रहा है ना, ये 216 ये तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और डिफरेंस करके 6 आना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि 36 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 216, बट डिफरेंस करके तो 6 नहीं आ रहा ना। तो आपने क्या किया, इसमें से फिर से 3 इंटू 12 निकाल लिया और यहाँ से 6 है, तो 6 और 3 को हमने मिलाया तो 18 हो गया और ये 12 हो गया। तो 18 और 12 का डिफरेंस भी हमारे पास 6 है और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 216 होता है। तो दैट मीन्स अब हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि पॉजिटिव पार्ट हमें कैसे देना है। तो अगर यहाँ पॉजिटिव बड़ा है तो दैट मीन्स हमें 18 को पॉजिटिव देना है, इसको नेगेटिव देना है। और इसको हम यहाँ रखते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। और यहाँ से सॉल्व करते हैं तो y प्लस 18 माइनस यहाँ पे देखिए 12 अगर आप कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू तो आ गई y प्लस 18 और अगली वैल्यू आ गई y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू माइनस 18 और y की वैल्यू प्लस 12। अब हमें ये भी समझना है कि कभी भी कोई भी अगर स्क्वायर की साइड होगी तो माइनस में तो निकलेगी नहीं, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 12 हो गई। दैट मीन्स ये जो चीज़ें हैं ये 12 हो गई। और आपको ये बताया भी था कि जो x है वो 6 प्लस वाई है, दैट मीन्स अगर ये 12 है तो ये आपके पास जो x है वो 6 प्लस वाई है, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 18 हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है पूरा। हमें जो दूसरा जो हमारे पास पार्ट है वो है हमारे पास कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है फैक्टराइजेशन मेथड के बाद, जो सेकंड मेथड हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करें तो सबसे पहले तो देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का अगर कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है तो वहाँ से हमें मेनली हम निकालते क्या है, x की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो अगर x की वैल्यूज़ हम निकाल रहे हैं तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर जो d है हमारे पास, ये d क्या होता है इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। d यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। देखते हैं जरा, देखिए जो d है यहाँ पे वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है, तो d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस देखिए ये b a और c क्या है, ये देखिए a ये रहा, b ये रहा और c ये रहा। तो यहाँ पर अगर हम d की वैल्यू निकालते हैं तो जो भी हमारे पास d की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। ये हमारे पास b है, ये हमारे पास a है। तो इससे हम लोग जनरली हमारे पास दोनों जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो हम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करें तो बहुत सारे केस में ये भी होगा कि जहाँ पर आपके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, यानी जो आपके जो सॉल्यूशन रहेंगे, जो रूट्स रहेंगे वो आपके डिस्टिंक्ट कब रहेंगे, यानी अलग अलग कब रहेंगे, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेके देखता हूँ। देखिए जैसे हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। इस केस को थोड़ा ढंग से देखिए, अगर मैं इसके रूट्स निकालूं, तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है और c की वैल्यू क्या है 6 है। इस केस में देखिए, तो इस केस में आपका जब d निकलेगा तो d आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा और b जो हमारे पास है वो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, दैट मीन्स 25 माइनस 24। तो जो d की वैल्यू आपकी आई वो 1 आई, वो कि ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है तो इसके जो रूट्स निकलेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के जो रूट्स निकलेंगे वो आपके दोनों रियल भी निकलेंगे और डिस्टिंक्ट निकलेंगे, दैट मीन्स अलग अलग भी निकलेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार इसका, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू एक -3 आएगी और एक x की वैल्यू -2 आएगी। तो दोनों केस में रियल तो आए लेकिन अलग अलग आने की वजह से ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बोलते हैं इनको, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो
अगर हम बात करें टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब आते हैं, जब आपकी डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। नेक्स्ट देखिए, जो सेकंड केस हमारे पास रहेगा वो रहेगा टू इक्वल रियल रूट का। इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए, अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, अगर आप इसके रूट्स निकालते हैं तो रूट्स निकालने से पहले जरा इसकी हम d की बात कर लेते हैं, यानी इसका जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू जो हमारे पास है वो हमारे पास 9 है। यहाँ अगर हम d निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac करके, तो देखिए b आपका 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 है, दैट इज 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो हमारे पास d आ रहा है वो 0 आ रहा है। और अगर हम इसके रूट्स की बात भी करें, अगर हम इसके रूट्स निकालते हैं तो ये हमारे पास देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स कि x प्लस 3 एंड x प्लस 3 दोनों रूट आपके क्या हैं, -3 एंड -3। तो जब भी आपके पास d की वैल्यू 0 आएगी, जब भी d की वैल्यू 0 आएगी, उस केस में दोनों जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे, साथ में इक्वल भी होंगे। ये आपका सेकंड पार्ट है इसका। इसी में देखिए थर्ड पार्ट कह रहा है कि नो रियल रूट्स, कि आपका रियल रूट्स आएगा ही नहीं। तो किस केस में रियल रूट नहीं आएगा, अगर हम उसकी बात करें, जब आपकी देखिए नो रियल रूट्स यानी रूट्स आपके पास है ही नहीं, कौन से, रियल वाले। तो कौन से आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। तो उसकी जो कंडीशन होती है वो कहता है कि जो d है वो लेस देन 0 होगा। एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर आपके पास कभी ऐसा आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, अगर आप जब भी इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू जो है वो 9 है। अगर आप यहाँ से d निकालेंगे तो हमारे पास आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, दैट इज 4 माइनस 36, दैट इज माइनस का 32। और माइनस का 32 क्या है, लेस देन 0 है। तो इनके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होते, इनको आप नहीं निकाल सकते। आप अगर जब भी इसको इस फॉर्मूले में रखोगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले में रखोगे, तो यहाँ पर जो d है आपके पास वो -32 है। तो माइनस बी प्लस माइनस, अगर इसको आप -32 करते हैं अपॉन 2a, तो देखिए ये जो पार्ट है ना, ये आपको पता है कि ये आपके रियल नंबर्स का पार्ट नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर्स में चला जाएगा। तो इमेजिनरी यानी आइटो के फॉर्म में चला जाएगा, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि नो रियल रूट्स तब होता है जब आपकी d की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग रूट्स निकाल भी सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। कैसे निकालते हैं, तो यहाँ देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास देखिए मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ आपके लिए, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 3 है, b की वैल्यू जो है वो -6 है और c की वैल्यू जो है वो 2 है। तो हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यू आ गई। अगर आप यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे तो आपका पास b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए d अगर पहले निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, कभी कभी कोई क्वेश्चन में रियल रूट्स होते ही नहीं है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो ना। अगर आप उसको पूरा सॉल्व करने चले गए तो भी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि पहले आप d निकाल लीजिए। अगर आप d निकालेंगे तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, ये आपका 36 हो गया। 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। ठीक है, तो इससे आपका जो d की वैल्यू आई है वो आ गई है 12। तो ध्यान ये रखना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac जब भी आप करेंगे तो यहाँ से आप इजिली d की वैल्यू निकाल सकते हैं। d की वैल्यू निकालने के बाद आपको सिंपली इसको फॉर्मूले में पुट करना है, और फॉर्मूले में अगर आप पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी -b, तो b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +6 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट डी। तो जो d आपके पास है वो 12 है बाई 2a। तो a की वैल्यू जो है आपके पास 3 है, तो आपके पास ये 6 आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस माइनस 12 को आप ब्रेक करेंगे, 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 से आपके पास 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2√3 आपके पास ये हो गया बाई 6। इसको थोड़ा सा और देख लेंगे तो ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा 3
प्लस माइनस √3/6। तो 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, तो आपके पास ये 2 3 आ जाएगा। तो आपके पास सिंपली जो वैल्यू आई वो आई है 3 प्लस माइनस √3/3। तो यहाँ पर एक रूट आपके सामने हो गया x इज इक्वल टू 3 प्लस √3/3 और एक हो गया 3 माइनस √3/3। ये आपके पास दोनों रूट्स आपके पास आ चुके हैं। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में से करेंगे, एक यही नहीं, अगर आप कोई और क्वेश्चन भी करते हैं, जैसे एक एग्जांपल और आपको लेना है, एक और एग्जांपल अगर हम देखें इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और अगर हम फॉर्मूला देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू, तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, b की वैल्यू आपके पास 9 आ गई और c की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। तो यहाँ से अगर हम d की वैल्यू निकालें तो आपके पास आ जाएगी b² माइनस 4ac। तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 10, तो 81 माइनस 4 2 8 80। तो यहाँ से जो आपकी d की वैल्यू आई है 1 आई है और d की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास -9 प्लस माइनस √d की वैल्यू 1 ही है तो आप 1 रख दीजिए, तो आएगा 1 ही वो चीज़, अपन 2a है तो 2 2 आपके पास 4 आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -9 प्लस माइनस 1/4। एक बार आप पॉजिटिव पार्ट लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -9 प्लस 1/4, दैट इज -8/4, तो -2 आ जाएगी। और एक बार अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी -9 -1 तो -10, तो यानी -5/2। तो ये आपके पास x के दो रूट्स आ चुके हैं। इसी को अगर आप डायरेक्टली यहाँ से फैक्टराइजेशन से भी करते तो भी हो जाता। तो हमारे पास ये भी हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उस स्टूडेंट को लगाना चाहिए जिसको फैक्टराइजेशन में थोड़ा दिक्कत होती है। भाई आपको तो वहाँ पे क्वेश्चन सही करने में है, अगर वहाँ पे मेथड का वो नहीं बोल रहा है कि किस मेथड से करना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कुछ करना ही नहीं, देखिए सीधे a b c की वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अब इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रिलेटेड कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 2x² प्लस k x प्लस 3 इक्वल टू 0 इफ इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स। अब देखिए अगर इक्वल रूट्स आपके पास होते हैं तो इसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि जो d है वो इक्वल टू 0 होता है। अगर होता है तो यहाँ से देखिए जरा a की वैल्यू देखिए कितनी है, आपने कहा 2 है, b की वैल्यू देखिए आपने कहा k है और c की वैल्यू आपने देखा तो 3 है। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। इसने ये कहा है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करो जब ये आपके इक्वल रूट्स होंगे। अगर इक्वल रूट्स होंगे तो आपका b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए और जो b है वो आपके पास k² है -4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, तो k² माइनस 24 इक्वल टू 0, तो k² इक्वल टू √24। अगर यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा +-2√6। दैट मीन्स k की वैल्यू +2√6 के लिए भी वैलिड होगी और -2√6 के लिए भी वैलिड होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर प्लस या माइनस रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब भी b² होगा तो वो उस चीज़ को पॉजिटिव ही बना देगा। तो यहाँ पर k की आपके पास दो वैल्यूज आ गई, +2√6 और -2√6। अब देखिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और कैसे कैसे क्वेश्चन के पास आते हैं। तो अगर देखें तो अगला क्वेश्चन जो है आपके पास कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। तो कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? तो जब भी अगर ऐसा सवाल आपके सामने आए, पॉसिबिलिटी के सवाल कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है ना कि आपके पास रियल रूट्स रहने चाहिए ना, यानी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए या d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। तो दोनों केस में हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं। अगर हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आते हैं, नो रियल रूट्स आते हैं, तो उस केस में कैसे पॉसिबल होगा? जब d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो पॉसिबिलिटी खत्म हुई पे। देखते हैं कैसे। अगर हम पहले इसको डिज़ाइन करें तो देखिए अपने पास अगर इसने ये कहा है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो मैं लेंथ को x मान लूँ, ब्रेड्थ को y मान लूँ। तो पेरीमीटर इसने जो दे रखा है वो दे रखा है 80 मीटर, दैट मीन्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी।
और दूसरी जो कंडीशन आपके सामने दे रखी है कि जो एरिया है आपके पास वो आपके पास 400 मीटर स्क्वायर है। दैट मीन्स जो एक्स वाई है वो आपके पास 400 है। अगर यहाँ से आप x की वैल्यू आप या कह लीजिए y की वैल्यू जो भी आपको कहनी है y की वैल्यू निकालते हैं तो 40 माइनस एक्स होती है और यहाँ पुट कर देते हैं तो ये x हो गया और ये 40 माइनस एक्स हो गया इक्वल टू 400। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आ गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वहाँ जगह पॉजिटिव का माइनस का 40x प्लस का 400 इक्वल टू 0। क्या अब ये जो चीज़ है ये क्या हमारे पास d की वैल्यू पॉजिटिव या इक्वल टू 0 देगी? अगर देती है तो डेफिनेटली हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी और अगर नहीं देती है तो हमारे पास x की वैल्यूज़ नहीं आएंगी। इसका मतलब हमें यहाँ पे d चेक करना पड़ेगा और d चेक करना पड़ेगा तो अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 40 है माइनस का और c की वैल्यू हमारे पास 400 है। तो यहाँ से d निकालते हैं तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये आपका 1600 आ गया और ये भी आपका 1600 आ गया। तो जो d की वैल्यू आ गई वो 0 आ गई। अगर d की वैल्यू 0 आ गई है तो देखिए ये अपने पास आपको दिख भी रहा होगा ये x माइनस 20 का होल स्क्वायर है और अगर x माइनस 20 का होल स्क्वायर है तो x की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी और x की वैल्यू 20 आ गई तो पॉसिबल तो है। क्यों है पॉसिबल? क्योंकि d की वैल्यू आपकी 0 आई है। तो ध्यान रखना, तो पॉसिबिलिटी की दो कंडीशन होती हैं, एक d इक्वल टू 0 और एक d इक्वल टू ग्रेटर देन 0। यानी d इक्वल टू 0 और d इज ग्रेटर देन 0, ये दो कंडीशन आपकी हैं जहां पर आपकी पॉसिबिलिटी सही होगी। अच्छा, कभी कभी वो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको रियल रूट्स कहेगा, तो रियल रूट्स के केस में ये ध्यान रखना d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों होती है, ये भी ध्यान रखना। तो रियल रूट्स में उसमें कंफर्म तो किया नहीं ना कि इक्वल है या डिस्टिंक्ट है, तो उस केस में d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। और यहीं पर हम इसको खत्म करते हैं बेटा। थैंक यू सो मच।